मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ मौजूदा सत्ता में बैठे सत्ताधीशों से कि वो टिकट कब देंगे। बेरोजगारी के सवाल पर वो बोले कि ये सपा और बसपा की देन है, क्या कहेंगे? आनंद सिंह जी की बुराई कर रहे हैं कि कांग्रेस की रिज्यूम की बेरोजगारी है, यानी कि उन्होंने सांसद जी ने क्या उन सारी चीजों को नहीं अपने समय काल में किया था क्या? ये भी एक बड़े सवाल उठते हैं जनता के माध्यम से कि आप जिन पार्टियों का नाम ले रहे हैं उन पार्टियों में ही आप राजनीति कर रहे हैं। सांसद जी को बताना चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज किस सरकार ने बनाया। उन्होंने कहा कि 3 पुल बने हैं, तो 3 पुल की कॉपी दिखाए ना कि किस सरकार के शासनकाल में स्वीकृत किए गए, किस मुख्यमंत्री के दस्तखत से ये सारी चीजें बनी, ये बताना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि को हमेशा सत्यता के साथ अपनी बात रखनी चाहिए, यही सबसे बड़ी यूएसपी उसकी होती है। तो आप बोल रहे हैं कि राजा भैया झूठ बोल रहे हैं? अगर वो राजा भैया हैं गोंडा जनपद के राजा भैया, तो हमारी प्रत्याशी इस जनपद की बिटिया है। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ मौजूदा सत्ता में बैठे सत्ताधीशों से कि वो टिकट कब देंगे। और अब तो बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। भारतीय राजनीति के इतिहास की सारे मान मर्यादा वाले चद्दरें और पर्दे सारे हट गए। स्कैंडल आया है, सबसे बड़ा स्कैंडल। एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल आ गया। और अगर नरेंद्र मोदी जी आज भी इन सारी बात के बाद भी कुछ अगर डिसीजन लेने में असक्षमता महसूस कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं जनता का दबाव। जनता का दबाव है नरेंद्र मोदी जी पर कि अगर अच्छे कैंडिडेट नहीं देंगे तो विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रहेंगे। कैसरगंज के लिए मैं एक ही बात कह सकता हूं कि जो मेरा पहले स्टैंड था, बीजेपी जिस भी ताकतवर उम्मीदवार को उतारेगी, समाजवादी पार्टी उससे ताकतवर और उससे बेहतरीन नेता को कैसरगंज लोकसभा में उतारेगी। पहले क्यों नहीं घोषित करे? किस बात का डर है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी का है डर? हम तो विपक्ष के लोग हैं। डर सत्ता को है, जो सत्ता की डबल इंजन की सरकार का इंजन का लाभ ले रहे हैं। बोगियां भी राजस्थान वाली जो महल वाली राजमहल वाली ट्रेन होती थी उसका आनंद ले रहे हैं। उनसे पूछिए उनको डर किस बात का है। समाजवादी पार्टी अपने स्टैंड पे कायम है। हमारी कूटनीतिक रणनीतिक जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि टिकट कब आएगा। आपकी प्रत्याशी कल नामांकन करेंगी श्रेया वर्मा जी। ऐसे में कल गोंडा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कीर्तिवर्धन सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया और उसके बाद लौटते वक्त उन्होंने कई सारे आरोप लगाए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि बेरोजगारी के सवाल पर वो बोले कि ये सपा और बसपा की देन है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, एक बड़ी स्पष्ट बात है। मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़े ध्यान से सुना। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी घबराहट और मीडिया को कंट्रोल करने का जो उनका तरीका था, उससे मैं स्पष्ट हूँ कि उनके अंदर डर बैठ गया। और डर किस चीज़ का? समाजवादी पार्टी के पीडीए का। जो पीडीए की नीति आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है, जो सिद्धांत बनाए हैं, उन सिद्धांत से वो डर गए। सांसद जी की ने एक बात बड़ी गलत कही जो मुझे नहीं समझ में आई कि आखिर उन्होंने खुद ये बात क्यों कही। अगर वो राजा भैया हैं गोंडा जनपद के राजा भैया, तो हमारी प्रत्याशी इस जनपद की बिटिया है, बहिनी है, बिटिया है। श्रेया बहिनी को जिताने के लिए गोंडा का जन जन पूरी तरीके से तत्पर है। तो बाहरी भीतरी वाला तो कोई सवाल ही नहीं। उनके जो भी सवाल थे, उन्होंने कहा यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, तो सांसद जी को बताना चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज किस सरकार ने बनाया। उन्होंने कहा कि 3 पुल बने हैं, तो 3 पुल की कॉपी दिखाए ना कि किस सरकार के शासनकाल में स्वीकृत किए गए, किस मुख्यमंत्री के दस्तखत से ये सारी चीज़ें बनी, ये बताना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि को हमेशा सत्यता के साथ अपनी बात रखनी चाहिए, यही सबसे बड़ी यूएसपी उसकी होती है। तो आप बोल रहे हैं कि राजा भैया झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैं झूठ शब्द नहीं कहूँगा। मैं एक बात कहूँगा कि वो राजनीति में घुमा रहे हैं बातों को। एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए। मुझसे पूछिए ना, मुझसे आप पूछिए, मैं बताऊंगा। मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, गोंडा का प्रभारी हूँ। इस नाते मैं कहूँगा जो बीजेपी ने काम किया वो काम बीजेपी ने किया। जैसे हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पूरा रोड मैप तैयार किया, जमीन का अधिग्रहण किया और बीजेपी की सरकार ने उसको बनाया। अब उसमें तुलना की जा सकती है कि जो आगरा एक्सप्रेस बना वो कितना अच्छा बना और पूर्वांचल वाला कितना बीजेपी ने अच्छा बनाया, इस पे बात हो सकती है। अगर हमारी सरकार के काम वो गिनाएं, आप बताइए जो जितने ओवरब्रिज बने वो समाजवादी पार्टी की देन है कि नहीं है?
ये सड़क जो बनी है, जो आपके महनौन विधानसभा को बलरामपुर को जाती है, वो सड़क जो सीमेंटेड बनी, किसकी देन है? समाजवादी पार्टी की देन है, हमारे नेता की देन है। तो काम का शुद्ध रूप से मूल्यांकन होना चाहिए कि किसकी सरकार में शुरू हुआ, कब पूरा हुआ, इस पे बात की जा सकती है। ये कहना कि पूर्व की सरकार ने कुछ किया, उन्होंने कहा कि ये जो बेरोजगारी है ये पूर्व की सरकारों की देन है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और उन्होंने पार्टी का नाम लेके कहा सपा, बसपा, कांग्रेस। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सांसद जी, आप इन क्या तीनों राजनीतिक दल में रहें अथवा नहीं रहें? कांग्रेस में सबसे लंबे रिज्यूम तक आप और आपके पिताजी रहे, सबसे ज़्यादा आप बसपा में भी रहे, समाजवादी पार्टी में भी रहे। तो इनके जो कामों की जो बुराई आप कर रहे हैं वो किस नाते कर रहे हैं? इसका मतलब आप आदरणीय राजा साहब की बुराई कर रहे हैं, आनंद सिंह जी की बुराई कर रहे हैं कि कांग्रेस के रिज्यूम की बेरोजगारी है। यानी कि उन्होंने, सांसद जी ने क्या उन सारी चीज़ों को नहीं अपने समय काल में किया था क्या? ये भी एक बड़े सवाल उठते हैं जनता के माध्यम से कि आप जिन पार्टियों का नाम ले रहे हैं उन पार्टियों में ही आप राजनीति कर रहे थे। उन्होंने पूर्व सांसद बेनी बाबूजी पर भी ये कहा कि 4-4 हज़ार रुपए की लाइट उन्होंने बेच डाली। बाबूजी ने गोंडा जनपद को विकास का माने पैमाने क्या होते हैं वो सिखाया है, और ये गोंडा के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि विकासपुर के नाम पे उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में जिनका नाम है, आदरणीय बेनी प्रसाद वर्मा जी, जिन्होंने विकास के सारे मानकों को तोड़ दिया, जिस तरह उन्होंने काम किया, जैसे उन्होंने इस जनपद में काम किया, वो शायद मेरे ख्याल से अतुलनीय है। उस पर कोई अगर सवाल खड़ा करता है तो मेरे ख्याल से राजनीति की प्रथम पाठशाला में उसको एडमिशन लेके और पुनः राजनीति करने पे विचार करने का सवाल खड़ा करता है। योगी सरकार के मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वतंत्र देव सिंह आए हुए थे गोंडा। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा के शासनकाल में मुस्लिमों को अपना दामाद समझा जाता था। चलो, ये भी आरोप हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर इस तरह की बात कह रहे हैं। वैसे ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी से सीख के कह रहे हैं। हमारी सरकार में सबको बराबरी का दर्जा था, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दलितों पे अत्याचार हुआ, तो क्या बीजेपी और आरएसएस दलितों को अपना भाई नहीं समझती है? उनको हिंदू नहीं समझती है क्या? पिछड़ों के सबसे ज़्यादा अत्याचार पिछड़ों पे भी किया गया, क्या उनको अपना भाई और हिंदू नहीं समझती बीजेपी? स्वतंत्र देव सिंह नहीं समझते हैं क्या? और तो और बड़ी बात, ब्राह्मण जो बीजेपी का कोर वोटर के रूप में जाना जाता है, योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान सबसे ज़्यादा अगर किसी का इनकाउंटर हुआ है तो ब्राह्मण समाज का हुआ, जो इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस जिले के लिए बड़ा सम्मानित और पूजनीय रूप में हमारा देखा जाता है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसका वो नेतृत्व करता है। तो क्या सांसद जी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि आखिर उनकी सरकार के सांसद जी और माननीय जो मंत्री जी हैं उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि उनकी सरकार के दौरान इनकी सबकी हत्याएं क्या हुई? अरे उनको अपना भाई, अपना बंधु बना लेते तो मैं समझता। मुसलमानों और समाजवादियों पार्टियों पे सवाल उठा के स्वतंत्र देव सिंह जी, आप बच नहीं पाएंगे, ना आपकी सरकार बच पाएगी। 72 घंटे से कम का वक्त बचा है। हम आपसे लास्ट सवाल ये जानना चाहेंगे कि कैसरगंज सीट पर कब आप प्रत्याशी उतारेंगे? बीजेपी अपना प्रत्याशी उतार दे, समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को उतारने में देर नहीं लगाएगी, और अगर देर करेगी तो हो सकता है हमारा प्रत्याशी पर्चा भी भर दे और इनका तय नहीं होगा। लेकिन बात वही फिर मैं दोहराने जा रहा हूँ, बीजेपी फंस गई और सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल वाली पार्टी बनके उसने देश में ही बदनामी नहीं कराई है। जहाँ मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा है वहाँ भी बदनामी हो गई कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ऐसे लोगों के साथ चल रही है जो बिग सेक्स स्कैंडल वाली पार्टी है। और ये इस देश की बहन बेटियों का, माताओं का, बहनों का, और जैसे जैसे वीडियोस की चर्चा हो रही कि उसमें कितनी उम्र दराज महिलाओं को किस तरह के बातें कहूँ, मुझे शर्म आती कि मैं ऐसे उम्र दराज महिलाओं के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करूँ। लेकिन बीजेपी के लोगों को और उनके संगठन के, गठबंधन के लोगों को शायद इसकी सारी मान्यताएं, रीतियों को तोड़ने का जो रिकॉर्ड स्थापित किया है, उससे मेरे ख्याल से श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जितने भी बीजेपी के नेता, उनकी आत्मा बड़ी कचोट रही होगी, दुखी होगी कि कैसे हाथ में चली गई बीजेपी, जहां पे इतना बड़ा आरोप बीजेपी के पास लग गया। मनोज जी, क्या आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी जितना देरी करेगी अपने प्रत्याशी को उतारने में, उतना उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? गाना है बड़ा पुराना, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। ये बीजेपी के लिए है कि बीजेपी के लिए कहीं देर ना हो जाए। समाजवादी पार्टी ने अपना काम कर लिया है, जो सीटें बची हैं वो हम प्लेइंग गेम खेल रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग
गेम भी होने चाहिए। बाकी समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस ने अपना काम पूरे देश में कर लिया, बीजेपी सोचे कि उसको क्या करना है और कैसे करना है। 72 घंटे से कम का वक्त बचा है नामांकन प्रक्रिया को पूरा होने में। मनोज यादव थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, जिनसे कैसरगंज की सीट पर बातचीत की गई। आप तमाम सारी चुनावी खबरें के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।